गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है संसद में विधायी प्रक्रिया, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे कानून को बनाया जाता है, कैसे उसको लागू किया जाता है, कौन कौन सम्मिलित होता है, ये सारे चीज़ को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, विधि निर्माण हेतु जो मौजूदा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, विधि निर्माण के समय जो मौजूद संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, यानी कि बिल कहते हैं। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने का संसद के किसी भी सदन में संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार, ठीक है, प्रत्येक संसद को होता है। अधिकार जो है किसको होता है? प्रत्येक संसद को होता है। संसद में विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार प्रत्येक संसद को होता है। ठीक है, जो विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, जो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जो विधेयक किसी गैर मंत्री सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है उसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। उसे निजी सदस्य विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल। जो गैर मंत्री सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है उसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है, यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक, एक विधेयक को कानून बनने की प्रक्रिया में 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। यानी कि एक बिल को कानून बनने की प्रक्रिया में 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें वाचन यानी कि पाठन कहा जाता है। जिन्हें वाचन यानी कि पाठन कहा जाता है। वाचन यानी कि पाठन कहा जाता है। किसी भी बिल को कानून बनने के लिए उसे 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहला चरण यानी कि पहला पाठन। पहला चरण यानी कि पहला पाठन। ठीक है, इस वाचन में बिल यानी कि विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य उसका शीर्षक एवं उद्देश्य बताता है। ठीक है, इस वाचन में बिल प्रस्तुत करने वाला सदस्य उसका शीर्षक एवं उद्देश्य बताता है। ठीक है, उसका शीर्षक और उद्देश्य को बताता है बिल का। ठीक है, और बिल को राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित किया जाता है। और बिल को क्या किया जाता है? राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इस चरण में विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। इस चरण में क्या होता है कि विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। तो मुख्य बात हमको क्या देखने को मिला कि बिल का जो भी बिल प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, उसका शीर्षक और उद्देश्य को बताएंगे। बिल का शीर्षक और उद्देश्य को बताएंगे, शीर्षक और उस बिल का उद्देश्य को बताएंगे, और बिल को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इस चरण में क्या होता है? विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती, यानी बिल पर किसी भी प्रकार की इसमें चर्चा नहीं होती है। ये पहला चरण हो गया इसका। अब दूसरा चरण क्या कहता है? दूसरा पाठन यानी दूसरा चरण। यह विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है। क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके अंतर्गत विधेयक
पर विस्तृत चर्चा होती है। इसके अंतर्गत विधेयक यानी कि बिल पर विस्तृत चर्चा होती है। आवश्यकता अगर ऐसी पड़ जाए तो विधेयक को संसद की अस्थायी समितियों के पास भेजा जाता है। संसद के क्या होता है, अस्थायी समितियों के पास भेजा जाता है। ठीक है। सदस्य जो हैं विधेयक में संशोधित भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्य जो हैं वो भेजा जाएगा अस्थायी सदस्यों के पास जरूरत पड़ जाएगी तो। ठीक है। और वो सदस्य क्या करेंगे, अगर विधेयक में बिल में संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि संशोधन भी कर सकते हैं। यदि वह संशोधन स्वीकार हो जाए तो वह विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। वह विधेयक का क्या कर जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। यदि वह संशोधन स्वीकार हो जाए तो वो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा चरण देखिए, इस चरण में विधेयक पर कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विधेयक पर कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल उसे स्वीकार या अस्वीकार होने पर चर्चा होती है। केवल उसे स्वीकार या अस्वीकार होने पर चर्चा होती है और आवश्यकता पड़ने पर मतदान भी होता है ठीक है। यदि विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, यदि विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह फिर दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। तो फिर वह क्या किया जाता है, दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। ठीक है। वहाँ भी विधेयक उपरोक्त 3 वाचकों से गुजरता है। वहाँ भी विधेयक क्या करता है, 3 वाचकों से यानी कि 3 विधियों से गुजरता है। ठीक है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को पारित कर दे तो यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है। दूसरा सदन भी विधेयक को पारित कर दे तो विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के बाद उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और उसके अनुमति के पश्चात कानून बन जाता है। ठीक है। साधारण विधेयक किसे कहते हैं, साधारण विधेयक ऐसा विधेयक जो ना तो धन विधेयक हो ना ही संविधान संशोधन विधेयक हो। ऐसा विधेयक जो ना तो धन विधेयक हो और ना ही संविधान संशोधन विधेयक हो, उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक। ठीक है। यदि सदन उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो यह दूसरे सदन को भेजा जाता है। ठीक है। यदि सदन उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो यह दूसरे सदन को भेजा जाता है और यदि दूसरा सदन भी उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, दोनों सदन साधारण बहुमत से पारित कर दे, ठीक, तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा जाएगा, ये आप बताइए। दोनों सदन पारित कर दे तो यह भारत के राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात कानून का रूप ले लेता है। यदि एक सदन संशोधनों के साथ
विधेयक को पारित करता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकार नहीं करता है, यानी कि उसे स्वीकार नहीं करता है। एक सदन संशोधनों के साथ विधेयक को पारित करता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकार यानी कि स्वीकार नहीं करता है या दूसरा सदन विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दे, ठीक है, और इस दोनों सदनों के मध्य गतिविधियां उत्पन्न हो जाए और यह गतिविधि 6 महीने या उससे अधिक समय तक चल जाए, 6 महीने या उससे अधिक समय तक यह गतिविधि अगर चल जाए, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। कैसी स्थिति में आप बताइए कि एक सदन संशोधन के साथ विधेयक को पारित करता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकार करता है, ठीक है, यानी कि स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में गतिरोध 6 महीने या उससे अधिक समय तक अगर चल जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है, 108 में है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि वे ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है और यदि वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। इस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का उपसभापति, ठीक है। और यदि वे भी ना हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थिति सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं, और वो भी ना हो तो क्या होता है कि संयुक्त बैठक में से उपस्थित सदस्य अपने में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं, वह इस बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता कभी भी राज्यसभा के सभापति नहीं करता। राज्यसभा के सभापति कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह दोनों सदनों में से किसी का सदस्य ही नहीं होता है, कौन नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति, ठीक है। संयुक्त बैठक गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में लोकसभा की प्रभुत्व राज्यसभा पर स्थापित करती है, ठीक है। कहता है कि लोकसभा की संयुक्त प्रभुत्व राज्यसभा की स्थापित करती है, संप्रभुत्व जो है राज्यसभा की स्थापित करती है। इसे संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता है। इसे संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता है। भारत में आज तक सिर्फ तीन बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960। दूसरा, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977। तीसरा, आतंकवाद
निवारण विधेयक 2002 आतंकवाद से संबंधी, बैंक से संबंधी और दहेज से संबंधी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 ही बार बुलाई गई है। ठीक, यदि संयुक्त बैठक यदि संयुक्त बैठक में विधेयक पारित हो जाए, संयुक्त बैठक में विधेयक पारित हो जाए तो विधेयक को पारित मान लिया जाता है। तो विधेयक को पारित मान लिया जाता है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो यहाँ पे एक चीज़ लिखे हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक।